नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी विथ रजनी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एनसीईआरटी हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर को कंप्लीट किया था। आज हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री के क्लास 6 के थर्ड चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम कम से कम समय में कंप्लीट करें और मैं कोशिश करूँ कि हमारा वीडियो बहुत ही छोटा हो ताकि आपको देखने में बोरियत फील ना हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का चैप्टर है वो है चैप्टर थर्ड, आरंभिक नगर। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाँ ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। लगभग 1500 साल पहले रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पा पुरास्थल की खोज हुई थी। दूसरा, हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी दो, और ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, और डी उनमें से कोई नहीं। जैसा कि हम सबको पता है कि रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में ही हड़प्पा पुरास्थल की खोज हुई थी और यह पंजाब के प्रांत में स्थित है। तो ऑप्शन ए सी इज अ राइट आंसर, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का निर्माण कब हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जहाँ पर आपको डेट दिया रहता है उस चीज़ को आप अच्छे से लर्न कर लेना। पहला है 4700 साल पहले, बी है 4500 साल पहले, सी है 5000 साल पहले, डी है 4000 साल पहले। तो हड़प्पा जो सभ्यता है उसका निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। एक बार हम लोग इसका डिटेल भी देख लेते हैं कि जो भी 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने स्थल को खोजा था और तब पता चला था कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों जो इमारतें हैं, चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता क्या नहीं है, क्या सही नहीं है। इस सभ्यता के कई नगर पश्चिमी भाग और पूर्वी भागों में बटी हुई है। इस सभ्यता में ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले वाले भाग को निचले नगर कहा जाता है। और तीसरा है, इस सभ्यता में इमारतों को बनाने में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता है। और डी है, हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता है। तो इसमें पूछा गया क्या सही नहीं है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी है कि इस सभ्यता में इमारतों को बनाने में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो इसमें जो है डिटेल इसका बताया गया वो ये है कि नगरों में कई 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित था नगर। और ऊपरी पश्चिमी भाग छोटा और लेकिन ऊंचाई में बना हुआ था, और पूर्वी भाग बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्व ने नगर दुर्ग कहा था और निचले भाग को निचला नगर कहा था। दोनों हिस्सों की चारदीवारी पक्की ईंटों से बनाई गई थी। यानी कि इन्फॉर्मेशन जो भी बताया गया वो सही है। बस ये नहीं, इसमें जो गलत इन्फॉर्मेशन है वो यह है कि कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था, जबकि इसमें पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, क्योंकि एक नगरीय सभ्यता थी। निम्नलिखित में से किस स्थल से एक विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है। तो सबको पता है कि मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है। पांचवें, निम्नलिखित में से किस स्थल से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। तो पहला है लोथल, दूसरा कालीबंगा, सी हड़प्पा, और डी है ए और बी दोनों। तो यानी कि इसका जो आंसर है ए और डी है, ए और बी है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी लोथल और कालीबंगा दोनों से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। तो लोथल और कालीबंगा दो अन्य नगरों से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, जहां पर संभवतः यज्ञ किए जाते हैं, ऐसा प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मिलान करें, ठीक है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं मिलान करें में भी कि इसका आंसर क्या है। इसका जो स्नानागार है उसके बारे में जो बताया गया, एक सेकंड, ये जब भी देखो तो इसमें प्रॉब्लम कुछ ना कुछ आ ही जाती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल बताया गया है। तो अब सबको पता है जो मोहनजोदड़ो है उससे रिलेटेड क्या है। मोहनजोदड़ो से स्नानागार रिलेटेड है। तो हम लोग यहाँ से मोहनजोदड़ो
का हम लोग स्नानागार से मिला देते हैं। जो कालीबंगा है और लोथल, कालीबंगा और लोथल जो है आपका, लोथल एक बंदरगाह है। हर किसी को पता है कि लोथल जो है, हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि लोथल एक बंदरगाह है, तो यानी कि लोथल को हम बंदरगाह से मिला देते हैं। और हड़प्पा जो है वो R37 होगा। और जो आपका कालीबंगा है वहाँ पर आपको मोहरे मिली है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, हड़प्पा से रिलेटेड आपको R37 मोहनजोदड़ो में एक स्नानागार मिला, कालीबंगा में मोहरे मिली हैं, और लोथल जो है एक प्रकार का बंदरगाह है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। मोहनजोदड़ो के बारे में यहाँ पर एक बताया गया है कि मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। तो आप सोच सकते हैं कि उस वक्त ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल होना कितनी बड़ी बात है, यानी कि वो कितना मतलब कि पकी ईंटों का इस्तेमाल होता था। वो एक बहुत ही विकसित सभ्यता थी। इसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। इन सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। इसमें पानी भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। विशिष्ट नागरिक ही इसमें स्नान कर सकते थे। कालीबंगा और लोथल में अग्नि कुंड मिले हैं तथा संभवतः यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में कुछ बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। और हड़प्पा यानी कि मोहरे, हड़प्पा स्थल पर मोहरे अन्य कलाकृतियाँ मिली, यानी हड़प्पा में 4 मोहरे और अन्य कलाकृतियाँ मिली हैं। मोहनजोदड़ो जो है वो स्नानागार, मोहनजोदड़ो से मिला महान स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। हड़प्पा R37 कालीबंगा में मिली कब्रों में से कुछ पर R37 लिखा हुआ था, जो उन्हें पहचानने में मदद करता है। और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह है जहाँ, और यहाँ पर एक गोदी भी मिली है। कालीबंगे से मोहरे का प्रमाण मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि निम्न में से सही कथन का चयन करें। हड़प्पा सभ्यता में गहने बर्तन अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसे धातुओं से बने होते थे। गहने और बर्तन, इस सभ्यता के लोग धातु को की मोहरें बनाते जिस पर पक्षियों का चित्र हुआ करता था। तो क्या इसका जो कूट दिया हुआ है वो केवल ऑप्शन ए है, यानी केवल एक, बी में केवल 2 और सी में एक और 2 दोनों, और डी में कोई नहीं। तो इसका जो हमें सही कथन चुनना है, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी कि जो पहला है वो सही आंसर है। धातुओं के ऊपर मोहरे बनाए जाए, धातु की मोहरे बनाए जिस पर पंछियों का चित्र होता था, तो ये गलत है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग लाल मिट्टी के बर्तन बनाने में किस रंग का प्रयोग करते थे? तो काला रंग का प्रयोग करते थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे और इन आयताकार मोहरों पर सामान्य जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग का डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। किस सिंधु घाटी सभ्यता में बहुमूल्य धातुओं को तौलने के लिए किस प्रकार से मिट्टी, किस प्रकार से किस पत्थर से बने बाट का प्रयोग किया जाता था? तो पहला है चूना पत्थर, दूसरा है बालू पत्थर, तीसरा है चर्ट पत्थर। तो जो बाट है वो चर्ट पत्थर का बना होता था और उसी का उपयोग किया जाता था। कितने ध्यान से उपयुक्त तरीकों से इन बाटों को बनाया गया है? ऊपर पत्थर के बाट को देखें। इसमें बताया तो दिखाया तो नहीं गया है, लेकिन बुक में होगा तो उसी के आधार पर बताया गया है कि इन्हें चर्ट पत्थरों से बनाया गया है। ये इन्हें शायद कुछ बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ है चर्ट पत्थर के बारे में। ठीक है, वाकई में बहुत ही सुंदर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो किसी खास चीज़ों को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विशेषज्ञ कहते हैं। हम किसी भी खास चीज़ में का प्रशिक्षण लेंगे तो हम उस चीज़ के विशेषज्ञ हो जाएंगे। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से पाए जाते, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। और हड़प्पा सभ्यता में लोग तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों को दूर दूर तक निर्यात करते थे। इनमें से असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें से जो असत्य कथन है केवल ऑप्शन 2 है, यानी कि बी इज राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों को दूर दूर तक निर्यात करते थे, यह गलत है, असत्य कथन है। तो असत्य कथन क्या है कि शंख और पत्थर प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे इसलिए, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। अब ये देख लेते हैं कि फेयंस क्या है। बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं को एक चिकनी परत पर चढ़ाई जाती थी। चिकनी परत के रंग प्राय नीले, हल्के समुद्री रंग, हरे रंग के होते थे। फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है। कच्चा माल उन पदार्थों को जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, यानी फेंस जो है ना, उसका इस्तेमाल मन की चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। निम्न में से कपास की खेती का साक्ष्य कहाँ मिला है? पहला है मेहर, दूसरा लोथल, सी कालीबंगा, डी मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर है कि संभवतः 4-7 हज़ार साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो मोहनजोदड़ो के कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन, कुछ अन्य वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं, पक्की मिट्टी और फेन से बनी हुई तकलियाँ सूत कताई का संकेत है। यानी कि 7 हज़ार साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है, शायद इसका ये छूट गया है, यानी कि मेहरगढ़ होगा इसका आंसर। कपास की खेती का साक्ष्य कहाँ मिला? तो मेहर में मिला। ठीक है। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात डैश करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में करते थे। तांबे का आयात कहाँ करते थे? तो राजस्थान में करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात आज के राजस्थान में करते थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ के लोग पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था, और सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से थोड़ा देख लेना कि कहाँ से किसका आयात किया जाता था। तो मतलब तांबे का आयात राजस्थान से होता था, और इसके साथ साथ पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात होता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ टीन मिलाया जाता था, और ईरान और अफगानिस्तान से टीन का आयात होता था। और सोने का आयात कहाँ से होता था? तो कर्नाटक से। और बहुमूल्य पत्थर का आयात, सोने का आयात कर्नाटक से और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से होता था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि असत्य कथन को पहचानना है। तो हड़प्पाई लोग पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का निर्यात करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ जस्ता को मिलाया जाता था, और टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान में किया जाता था। तो कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ जस्ता मिलाया जाता था। तो इसमें से असत्य कथन को पहचान करना है, तो बी इज़ अ राइट आंसर, यानी कि दूसरा, पहला और दूसरा दोनों ही असत्य हैं। हड़प्पाई लोग पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का निर्यात करते थे। तो यहाँ पर हमने जस्ट एक पढ़ा है कि निर्यात नहीं, आयात करते थे। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप ध्यान से देख लेना कि निर्यात नहीं, आयात करते थे। कांसे बनाने के लिए तांबे के साथ जस्ता मिलाया जाता था, ये भी गलत है। तांबे के साथ टीन मिलाया जाता है। टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान किया जाता था, तो ये एक सही आंसर है। ठीक है। निम्नलिखित में हड़प्पा स्थल धोलावीरा बसा हुआ है। तो धोलावीरा गुजरात में बसा हुआ है। ठीक है। कहाँ बसा हुआ है? तो गुजरात में बसा हुआ है। धोलावीरा कहाँ बसा हुआ है? तो गुजरात में बसा हुआ है। नॉट राजस्थान, पाकिस्तान, उत्तर प्रदेश। यह कहाँ बसा हुआ है? तो गुजरात में बसा हुआ है। निम्न में से सही कथन की का पहचान करें, चयन करें। हड़प्पा स्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ में बसा हुआ नगर है। अभी जस्ट हमने पढ़ा है, धौलावीरा नगर 3 भागों में बटा हुआ है। धौलावीरा नगर साबरमती नगर के किनारे बसा हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, पहला और दूसरा सही है। सत्य कथन करना, पहचान करना, तो सही कथन, तो ये पहला और दूसरा सही है।
तो ये जो धौलावीरा है गुजरात के हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण कच्छ के इलाके में खदिरवेद के निकट खतौला नगर वीरा नगर बसा हुआ था। वहाँ साफ पानी मिलता था, उपजाऊ जमीन थी और हड़प्पा सभ्यता कई नगर 2 भागों में विभक्त थे। वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में विभक्त किया था और हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई, जिसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। खुला मैदान था, सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खोदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी से जरा गया था, अतः यह एक अनोखा अवशेष है। इसलिए आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसे छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। तो हड़प्पा स्थल धौलावीरा निम्न में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। धौलावीरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है? तो लूनी नदी के किनारे बसा है। और लोथल नगर कहाँ बसा है? तो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो आपको धौलावीरा सिंधु घाटी से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल है जो लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ? जंगलों का विनाश, शासकों का नियंत्रण समाप्त, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, ये भूतात्विक परिवर्तन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 2 और 4। तो कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई ऐसा कह सकते हैं, लेकिन यह सही आंसर नहीं है। इसका जो आंसर हो गया कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ कि जंगलों का विनाश हो गया अचानक से, तो वहाँ से लोग चले गए, या फिर वहाँ की सभ्यता का अंत हुआ, कहीं और चले गए तो वहाँ की सभ्यता का अंत हो गया। शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, तो इस वजह से भी वहाँ पर उसका सभ्यता का अंत हो गया। और भूतात्विक परिवर्तन यानी कि कुछ परिवर्तन हो गए वहाँ के इन्वायरमेंट में, कुछ परिवर्तन हो गए, भूतात्विक रूप से परिवर्तन हो गए, तो इस वजह से भी वहाँ पर मतलब वहाँ की सभ्यता का अंत हो गया। तो कहते हैं कुछ लोगों में कि कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों को स्पष्ट नहीं कहा गया है, इसलिए कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ था। तो इसीलिए हम इसे सही नहीं मानेंगे। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियाँ उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो आपका जंगलों का विनाश होने के बाद भी लोग वहाँ से जा कर के कहीं और बस गए होंगे। शासकों का नियंत्रण अगर समाप्त हुए तो वहाँ पर की स्थिति खराब हो गई होगी। इस वजह से भी लोग जगह छोड़ दिए होंगे और भूतात्विक परिवर्तन आया होगा। इस वजह से भी लोग छोड़ दिए होंगे उस जगह को। तो लेकिन कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, यह भी बात कहीं कहीं कही गई है, लेकिन इसे पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता है कि क्योंकि कुछ इलाकों में बाढ़ आई थी। तो इसका मुझे थोड़ा डाउट है कि अब इसका ऑप्शन सी होगा या फिर डी होगा। तो लेकिन ऑप्शन सी इसमें बताया गया है कि राइट आंसर है, लेकिन मुझे लगता है कि ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा, क्योंकि इनमें ये जो सभी कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, तो ये तो बात सही है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने क्लास 6 के 3rd चैप्टर को कंप्लीट किया है। अगले वीडियो में हम क्लास 6 के 4th चैप्टर को पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।